आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि क्रिस्टलोग्राफी के कुछ नियम हैं, कुछ लॉज है, उनके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। इसके बेसिकली 3 लॉज हैं। इसमें जो पहला लॉ है वो है द लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। इंटरफेसियल एंगल्स यानी अंतर्मुख कोण। कोई क्रिस्टल होता है, इमेजिन करिए ये कोई एक क्रिस्टल है, इसका जो अंदर का जो एंगल होता है उसको हम बोलेंगे इंटरफेसियल एंगल। ये जो लॉ है वो सबसे पहले निकोलस स्टेनो ने दिया था। लॉ इस प्रकार है, द एक्सटर्नल स्पेस ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट डिफाइनाइट एंगल। यानी कि जो क्रिस्टल का जो बाहर की भाग है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्पेस। वो हमेशा एक फिक्स्ड एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। आप देख सकते हैं इसका जो अंदर का जो कोण है यहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, उस कोण को हम बोलेंगे, उस एंगल को हम बोलेंगे इंटरफेसियल एंगल। और वो जो एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चाहे क्रिस्टल का फेस कितना भी बदल जाए। जो कोण होता है, जो एंगल होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ये है निकोलस स्टेनो जिन्होंने ये लॉ दिया था। आप इस पिक्चर को देखें, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं 3 अलग अलग क्रिस्टल है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तीनों एक ही सब्सटेंस के क्रिस्टल है, यानी एक ही पदार्थ के क्रिस्टल है। इन तीनों का शेप है वो भी एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, वो है इंटरफेसियल एंगल। अब देखें यहां भी 100, यहां भी 120 है, यहां भी 120 है, यहां भी 120 है, 120 डिग्री है। पहला देखें, पहले का शेप कैसा है, दूसरा क्रिस्टल का शेप देखें, वो पहले में से ही बना है, लेकिन इसका शेप थोड़ा चेंज है, फिर भी जो एंगल है 120 है। तीसरा तो इससे काफी अलग है, फिर भी इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। सो इस लॉ के मुताबिक क्रिस्टल का शेप चाहे कैसा भी हो, उसका जो इंटरफेसियल एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। दूसरा जो हमारा लॉ है वो है द लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस। यहां पे हम मिलर इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ जानने से पहले हमें फेसिस के बारे में पता होना चाहिए। फेसिस क्या होते हैं? जैसे हमारा फेस होता है वैसे क्रिस्टल का भी फेस होता है। आप देख सकते हैं ये इमेज, इसमें आपको एक क्रिस्टल दिखाई दे रहा होगा। ये जो क्रिस्टल है इसकी जो ये जहां मैंने ड्रॉ किया अभी, आप देख सकते हैं, उस साइड को हम बोलेंगे फेस। ऐसे कई फेस होते हैं, आप इधर भी देखें, आप इसको भी हम फेस बोलेंगे, इसको भी फेस बोलेंगे। ये सभी है क्रिस्टल के फेसिस। इन फेसिस पर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ये लॉ क्या कहता है? आपको इमेजिन करना है 3 एक्सिस है, आप देख सकते हैं 3 एक्सिस, एक है एक्स, दूसरी है वाई और तीसरी है जेड। ये तीनों एक्सिस है, आप देख सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। अभी आपको इमेजिन करना है कि कोई एक प्लेन है जो है एबीसी प्लेन। वो क्या कर रहा है? वो एक्स वाई और जेड एक्सिस को काट रहा है। आप देख सकते हैं प्लेन है एबीसी, ये रहा एबीसी प्लेन, आप देख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम एबीसी प्लेन। ये क्या कर रहा है? एक्स वाई और जेड एक्सिस को काट रहा है। कैसे काट रहा है? तो आप देखें, जो ए एक्स एक्सिस है वो ए पॉइंट पे काट रहा है, वाई एक्सिस है वो बी पॉइंट पे काट रहा है, और ये जेड एक्सिस है वो सी पॉइंट पे काट रहा है। सो इसको हम बोलेंगे प्लेन ए बी और सी। और जो इंटरसेप्ट बना है, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना है वो है
ओ ए आप देख सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस, और इंटरसेप्ट जो बना है वो है ओ ए। सॉरी वाई एक्सिस है, वो बी पे काट रहा है, तो इसका इंटरसेप्ट बना है ओ बी। वैसे ही जो जेड एक्सिस है वहां पे सी पे काटा है, तो इंटरसेप्ट बना है ओ सी। आप देख सकते हैं 3 इंटरसेप्ट है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, आप देख सकते हैं। अभी रेशनैलिटी ऑफ मिलर इंडाइसिस क्या है, रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस क्या है? तो बेसिकली ये जो लो है वो प्लेन की, यानी ये जो एबीसी है कहां से कट हुआ उसकी डायरेक्शन बताता है। कैसे बताएगा? तो हमें क्या करना है, आपको पता है अभी 3 इंटरसेप्ट बने हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये 3 इंटरसेप्ट बने हैं। कौन से इंटरसेप्ट है? ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है। तो हमें पहले पता करना होगा ये इंटरसेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटरसेप्ट की वैल्यू हम कैसे लेंगे। तो किसी भी इंटरसेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्सिस वो करना पड़ेगा। अब इंटरसेप्ट ओ ए है, एक्सिस है एक्स, तो इसको हम ओ ए अपॉन एक्स लिखेंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ओ बी, तो हम ओ बी अपॉन वाई लिखेंगे। सिमिलरली जेड एक्सिस पे है ओ सी इंटरसेप्ट, तो हम ओ सी अपॉन जेड लिखेंगे। तीनों के जो इंटरसेप्ट है इनको हमने एक्सप्रेस कर दिया है। सो ऐसे इसकी वैल्यू लिखते हैं। अभी इसमें क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा देना है। मतलब कि ओ ए अपॉन एक्स है, अब हो जाएगा एक्स अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन वाई है वो हो जाएगा वाई अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन जेड है वो हो जाएगा जेड अपॉन ओ सी। इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया है। अभी देखें आप, ये पूरा एक रेशियो हो गया है। हर बार ऐसा रेशियो लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम बोल देते हैं एच, इसको हम बोल देते हैं के और इसको हम बोल देते हैं एल। सो जो यूनिट डिस्टेंसेस है ये उनका जो रेशियो है उनको हम एच, के और एल के रूप में भी लिख सकते हैं। और जो एच, के और एल है इसको हम बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। सो बेसिकली मिलर इंडाइसिस है क्या? वो इंटरसेप्ट है, उसका हमने रेसिप्रोकल लिया और उनमें से हमने एच, के और एल डिजाइन किया। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अभी कैसे होता है मिलर इंडाइसिस। एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करिए ये 3 एक्सिस है, मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये 3 एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। हम पढ़ रहे हैं मिलर इंडाइसिस। एक्स एक्सिस है, ये है वाई और ये है जेड। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, ये है 1 2 3, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब यूनिट्स है। इसको सेंटीमीटर भी कह सकते हैं आप, जो चाहे वो यूनिट कह सकते हैं, ये यूनिट्स। अभी क्या करना है, हमें एक प्लेन पास करना है। इमेजिन करिए कि जो प्लेन है वो प्लेन है एबीसी। वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर काटता है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काटता है और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे काटता है। ऐसे काट रहा है, इमेजिन करिए। तो इंटरसेप्ट क्या हुए,
वो देखिए आप, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1 और ये है 2। तो आप देख सकते हैं प्लेन हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। तीनों को हम जोड़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया एक प्लेन। इस प्लेन में आप देखें, एक की वैल्यू है वो है 3, बी की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है वो है 3। इतनी वैल्यू है। अब हमने अभी पढ़ा था हमें क्या करना है, जो इंटरसेप्ट जो है उसको हमें क्या करना है, उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, उसको उल्टा देना है। अगर इन तीनों को उल्टाएंगे तो क्या होगा, तो ए होगा 1/3, बी होगा 1/2 और सी होगा 1/3। हमने सिर्फ उल्टा ही दिया है और कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे 3, 2 और 3 का। 3, 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 2 और 3 का 2 से लगाए तो ये 3 हो गया, ये 2 इंटू 1 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 से लगाएंगे तो 1 1 1 हो गया। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 हो गया है एलसीएम। तो ये 6 एलसीएम हो गया है इसका। अभी इस नंबर को 6 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 6 होगा। इसलिए पहले को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा है जो है वो 2 है, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बनेगा। सो वो हो गया 3। तीसरा है वो 3 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 6 होगा, बिकॉज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सो ये 2 3 और 2 जो मिला है हमने, 2 3 और 2, इसको हम बोलेंगे मिलर इंडाइसिस। इसको हम बोलेंगे मिलर इंडाइसिस। इसका यूज ही यही है, ये प्लेन की डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है, ये प्लेन की डायरेक्शन बताता है। इसी तरह अगर इमेजिन करो ये 3 एक्सिस है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यूनिट हम ड्रॉ करते हैं, ये 1 2 3 4, ये सब यूनिट्स है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। अभी क्या करते हैं, एक प्लेन हम ड्रॉ करते हैं, ये प्लेन जो एक्स को एक यूनिट पे काटता है, वाई को भी एक और जेड को भी एक, तीनों को एक यूनिट पे काटता है। अभी क्या करना है हमको, इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी व्यस्त उल्टाना है। तो 1 का व्यस्त 1 ही होगा, सो 1 1 1 आएगा। सो इसका एलसीएम भी 1 ही होगा, सो 1 1 1। ये हो गया हमारा मिलर इंडाइसिस। इसको बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस में आपको सिर्फ क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं और उसका उल्टा देना है, इसको रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसका वोल नंबर लिखना है। वोल नंबर कैसे लिखेंगे, एलसीएम लगा के। इस तरह आप मिलर इंडाइसिस फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलेंगे मिलर इंडाइसिस। ना दूसरी बात यह है, इस मिलर इंडाइसिस में अभी हमने एच के एल वैल्यू देखी, 3 वैल्यू है, उसको एच के और एल भी बता सकते हैं। अभी हमने देखा 1 1 1 आया, इसका मतलब ये है एच, ये है के और ये है एल। अभी हमको 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट
पैरेलल प्लेन्स, ये हमको निकालना है। तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, DHKL इज इक्वल टू A ओपन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। H के और L की वैल्यू आपको पता ही है, तीन वैल्यू हमने लिखी 1 1 1, आगे हमने 2 3 2 लिखी थी, वो सभी H के और L की वैल्यू होंगी। पहली वैल्यू होगी वो है H की, दूसरी K की और तीसरी L की होगी। ये जो वैल्यू है वो डेप्थ बताता है, डेप्थ ऑफ द क्यूब। जो मिलर इंडेक्सिस है उसी तरह वेस पैरामीटर्स भी है, वेस इंडेक्सिस उसको बोलेंगे। वो सबसे पहले क्रिश्चियन सैमुअल वीस ने फाइंड आउट किया था, वो एक तरह की मिलर इंडेक्सिस है, बट फर्क इतना है कि वो रेसिप्रोकल है मिलर इंडेक्सिस की। यानी मिलर इंडेक्सिस का उल्टा कर दे हम तो हमें मिलेगा वेस पैरामीटर्स, वो भी मिलर इंडेक्सिस जैसे फेस की डायरेक्शन बताता है। और वेस पैरामीटर में एक खास बात यह है कि वो हमेशा एक्सिस के साथ लिखा जाता है। आप देखिए यहां 2A 3B और 1C, यहां पे हम A B और C तीन वैल्यू देख सकते हैं, A B और C ये तीनों एक्सिस है। सो वेस पैरामीटर में जब हम एक्सप्रेस करना होता है वेस पैरामीटर, वहां पे हम एक्सिस भी लिखते हैं। मिलर इंडेक्सिस में आपको सिर्फ आंकड़े ही देखने को मिलेगा, जैसे 2 1 2, ये 2 हो गया H, 1 हो गया K और 2 हो गया L। इसी तरह यहां पे वेस पैरामीटर में 2A 3B और 1C जैसे एक्सिस भी आपको देखने को मिलती है। तीसरा और आखिरी जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सिमेट्री का। लॉ ऑफ सिमेट्री में तीन अलग अलग लॉज है। इसमें जो पहला लॉ है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इमेजिनरी प्लेन आपको पास करना है क्रिस्टल में से, और इस क्रिस्टल को आपको दो भागों में डिवाइड करना है। अगर वो दो भाग है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब है, मिरर इमेजेस है, एक दूसरे जैसे है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, कोई 2 डायमेंशनल चीज है, इसका 2 डायमेंशन ही है, ये 3 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशनल चीज ही है। तो इसको अगर मैं लाइन बीच में से पास करूं तो मैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये दो डायमेंशनल ही है, 2D ही है, 2 डायमेंशनल ही है। इसलिए लाइन जो होती है वो कोई 2D चीज को डिवाइड कर सकती है। लेकिन ये सेम चीज 3D में पॉसिबल नहीं है। आप देखें कोई ऐसे 3D मॉलिक्यूल होगा, इसको अगर लाइन डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। किसी 3D चीज को डिवाइड करने के लिए, उसके दो इक्वल हाफ्स बनाने के लिए हमें लाइन नहीं, हमें क्या चाहिए? प्लेन चाहिए। प्लेन चाहिए। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या बोलते हैं? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि जो क्रिस्टल है उसके सेंटर में से पास होता है, और वो क्या करता है? क्रिस्टल को डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और जो दो भाग बनेंगे, दो हाफ्स बनेंगे, वो क्या होगी? एग्जैक्टली मिरर इमेज होगी ईच अदर की, यानी एक दूसरे जैसे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, आप देखिए इमेज, इसमें देखते हैं ये है हमारा क्रिस्टल, यहाँ पे ये प्लेन इमेजिन करिए, ये प्लेन है। ये क्या करता है? क्रिस्टल को दो भाग में डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया? आप देख सकते हैं ये है आधा भाग, उसका दूसरा आधा भाग होगा। तो वो दोनों भाग है वो मिरर इमेज होंगे, यानी एक दूसरे के प्रतिबिंब होंगे, एक दूसरे जैसे ही होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे जैसे ही है। इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि दो जो भाग बने हैं वो दोनों
एक दूसरे जैसे ही होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, यानी उसके प्रतिबिंब ही होंगे। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कई ऐसे प्लेन्स पास हो सकते हैं। सभी में क्या होगा, सभी में एक चीज ही कॉमन है, अगर हम प्लेन बीच में से पास करेंगे तब जो दो भाग बनेंगे वो सेम ही होंगे। यहां पे देखिए, ये बीच में से प्लेन पसार किया है, पास किया है, तो ये भी दोनों सेम ही हुए। यहां भी देखें, ये दोनों पार्ट सेम हुए। यहां देखें, ये दोनों पार्ट सेम हुए। यहां देखें, ये दोनों पार्ट सेम हुए। तो इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर सिमेट्री भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इस सिमेट्री में, सिमेट्री यानी सममिति, सममिति में अक्षीय सममिति इसको बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि कोई एक लाइन है, वो क्रिस्टल के बीच में से पास हो रही है। आप देख सकते हैं, यही मैंने क्रिस्टल ड्रॉ किया है। ये जो क्रिस्टल मैंने ड्रॉ किया है उसके बीच में से लाइन पास कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे एक्सिस। अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, रोटेट करेंगे, तब क्या होगा, तब हमको जो कोई एक फेस है क्रिस्टल का, इमेजिन करिए ये फेस है क्रिस्टल का, वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा आफ्टर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तब हमें वो फेस फिर से देखने को मिलेगा। लॉ इस प्रकार है, इट इज द लाइन अबाउट विच द क्रिस्टल में बी रोटेटेड along its axis and presents the same appearance more than once during the complete revolution। यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरा क्रिस्टल घूमेगा तब हमें जो फेस है वो दो बार देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है क्रिस्टल, पहले ये राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं, ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएं, अंत में ये इस नंबर 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3 और 4, जो 5th पोजीशन होगी वो एक जैसी ही होगी, नंबर 1 जैसी ही हो गई। यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फिर से हमें सेम फेस को देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिस क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वहीं भी ये पॉसिबल होगा। तीसरा जो हमारा लॉ है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है, ये सबसे इजी वाला है। सेंटर में से हम अगर कोई एक डायरेक्शन में जाए, सपोज कि हम सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी के बाजू जा रहे हैं, सी के बाजू जा रहे हैं हम, अगर हम उसके एग्जैक्टली अपोजिट में जाए तो उसी डिस्टेंस पर हमें वापस सी मिले, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी a crystal is said to be a center of symmetric if lines are drawn at the center of the crystal to the opposite side। यानी क्रिस्टल के सेंटर से अपोजिट साइड में, दो अपोजिट साइड में अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन हमें कैसी मिलेगी, इक्वल लेंथ की मिलेगी, वो हमें दोनों साइड सेम ही मिलेंगी, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी ये सेंटर से सिमेट्रिक है, सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में हम जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन में हमें वैल्यूज कैसी मिलेगी, सेम चीज ही हमें मिलेगी, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ये एक ड्राइंग है, इसका सर देखें, ये सेंटर, सेंटर से हम आगे जाएंगे तो सर मिलेगा, तो इसके अपोजिट भी हमें सर मिल रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमें पैर मिलेगा, तो उसके अपोजिट भी हमें पैर मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ
सिमेट्री। यहां पे सिमेट्री है वो सेंटर के आधारित है।